जय हिंद साथियों, यदि आप भी सीटेट सितंबर 2026 में पेपर 2 में एसएसटी लिए हैं तो ये वीडियो आज का आपके लिए बेहद खास है। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। हम सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लेते हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के नवीन पैटर्न पर आधारित होते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि 2 दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आपका 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बताइएगा, प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में जो ऑप्शन है वो कौन सा पूरा पाषाण काल से संबंधित है मेरे भाई। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण से संबंधित है। साथियों भीमबेटका की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है और एक पूरा पाषाणिक आवासस्थलीय पूरा स्थल है, ठीक है ना, जहाँ लोग क्या करते थे, यहाँ के गुफाओं और कंदराओं में रहते थे मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि महापाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण के संबंध में पहला कथन कह रहा है मेरे भाई कि महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। दूसरा कि सभी महापाषाण कब्रों में हमेशा एक ही प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थीं। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है मेरे भाई, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम सत्य कथन की बात करें तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल जो पहला कथन है वही सही है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, कब्रों में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं मृतकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी, ना कि सभी कब्र में एक जैसे बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थीं। इसलिए आपका विकल्प दूसरा गलत हो जाता है, लेकिन पहला विकल्प हमारा सही है कि महापाषाण बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण के कारण क्या होता है। दिन और रात बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पवन की दिशा में विक्षेप होता है या ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मेरे भाई बताना है आपको कि परिक्रमण से क्या होता है। तो ध्यान रखिए, परिक्रमण से मेरे भाई ऋतुओं में परिवर्तन होता है। विकल्प बी आपका सही है, ठीक है ना। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना मेरे भाई परिक्रमण कहलाता है, बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है मेरे भाई तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, जिससे ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने ये है, बताना है आपको कि विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। दूसरा मेरे भाई कि यह पृथ्वी पर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है। तीसरा कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। और चौथा कि इस पर साल भर अत्यधिक ठंड रहती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं या मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही इक्वेटर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। यह ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटता है मेरे भाई। 0 डिग्री अक्षांश है यह, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। देखिए जो हमारा ग्लोब हो गया, इसमें यही इक्वेटर है, बीच का रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, अन्य रेखाएं चालू हो जाती हैं। अच्छा आप कमेंट करके बताइए 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका यह है कि विविधता के संदर्भ में लद्दाख क्षेत्र की क्या विशेषता है।
विविधता के संबंध में लद्दाख की विशेषता आपको बतानी है। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। लाइन बाय लाइन वहाँ से वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में कभी पूछे गए हों या आगे पूछे जाने की संभावना हो, उसी के इर्द गिर्द प्रश्न उठाए जाते हैं। साथियों, पहला विशेषता कह रहा है कि यहाँ मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा विशेषता कह रहा है यहाँ मुख्य रूप से पाशमीना ऊन के लिए बकरियां पाली जाती हैं। ठीक है ना, भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। दूसरा कि यह अत्यधिक गर्म और शुष्क रेगिस्तान है। तीसरा मेरे भाई कि यहाँ धान की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर लद्दाख की विशेषता की हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से पाशमीना शाल के लिए जाना जाता है, जहाँ बकरियां पाली जाती हैं और उसी के बालों से पाशमीना शाल बनाया जाता है, जो यहाँ की कारीगरी को दुनिया में प्रसिद्ध करता है। और यहाँ भेड़ भी पाले जाते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जो बर्फीली क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। विकल्प बी हमारा सही है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, यह एक ठंडा रेगिस्तान है, इसलिए ये कथन हमारा शुष्क रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान वाला गलत हो जाता है। अब चूंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि धान की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा की पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ मूंगे की चट्टान पाई जाती है, ये भी कथन गलत है। हमारा विकल्प बी सही है मेरे भाई। ध्यान रखिए, पाशमीना ऊन यहाँ मिलता है बकरियों से। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत के संविधान के अनुसार देश का शासन चलाने के लिए अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? बताइए। भारत के संविधान के अनुसार आपको बताना है कि शासन चलाने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। तो देखिए मेरे भाई, शासन चलाने की अगर अंतिम जिम्मेदारी की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वह शासन चलाने और उसको देने का काम जो करता है वो एक मतदाता करता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत के लोगों की जिम्मेदारी है शासन चलाने की। विकल्प सी हमारा सही हो जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि सभी अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हम मतदाता लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में वोटिंग का या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का उम्र 18 वर्ष है। इससे पहले 21 वर्ष हुआ करता था मेरे भाई। ठीक है ना, कितने वर्ष? 21 वर्ष होता था। अब आप कमेंट करके ये बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष मतदाता का उम्र कर दिया गया, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता चुनावों के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है, इसलिए अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखिए, अगला प्रश्न है मेरे भाई। ध्यान रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिए। इससे मोटिवेशन बनता है आपको पढ़ाने का और आपके लिए मेहनत करने का। और बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं। मेरा ये टारगेट है कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतने बारीकी से आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा दिया जाए कि आपके कहीं से भी प्रश्न 40 नंबर जो प्रश्न आते हैं आपके एसएसटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 40 प्रश्न आपके ना छूटे। 20 प्रश्न आप सभी जानते हैं एसएसटी टीचिंग पेडागोजी से आते हैं। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, प्रश्न ये है, बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है मेरे भाई कि इनमें से ज़्यादातर नगरों को 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा कथन कि पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट की बात करें तो हमारा दोनों कथन सही हो जाता है। विकल्प सी सही है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, हड़प्पा कालीन अधिकांश नगरों में पश्चिम भाग नगर दुर्ग और ऊंची और पूर्वी भाग निचला नगर के नाम से जाना जाता था, जो बड़ा होता था और जिसे निचला नगर के नाम से जानते थे मेरे भाई। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न आपका ये है, बताइएगा कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऋग्वेद के संबंध में, इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें किसी भी राजा या शासक का उल्लेख नहीं है। इसे सबसे बाद में लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। अब आपको बताना है ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में विकल्प ए हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। साथियों, इसमें राजा और शासकों का ही उल्लेख है, इसलिए विकल्प हमारा भी गलत हो जाता है। सबसे बाद में लिखा गया नहीं मेरे भाई, यह सबसे पहले लिखा गया वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है ना। इसकी रचना प्राकृत में नहीं मेरे भाई, संस्कृत में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। ध्यान रखिए, देखिए वैदिक संस्कृत में हुई है। किस संस्कृत में? वैदिक संस्कृत में। संस्कृत एक लौकिक संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं। साथियों, अगर हम ऋग्वेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ यानी कि इसमें मंत्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्य यानी सविता को समर्पित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने मेरे भाई ये है, बताइएगा मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बताइए, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं, कई बार हमने चर्चा भी किया है कि दूरी, दिशा और प्रतीक। विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, किसी भी मानचित्र को सही ढंग से पढ़ने के लिए और समझने के लिए दूरी, दिशा और प्रतीक उसके अनिवार्य घटक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से हम जानते हैं? अभी आप इसमें फंस जाइएगा, सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। विकल्प सी है, सही है। कई लोग विषुवत मारे होंगे। देखिए मेरे भाई, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। पूछा क्या गया है? देशांतर। गड़बड़ाना नहीं है, हबड़ा के टिक करिएगा तो फिर तो लफड़ा है बाबू, हबड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए, फिर उत्तर दीजिए। ठीक है ना। देखिए, आपकी जहाँ से बिलोंग करते होंगे, जिस जगह स्थान से, गांव में अक्सर एक लोकोक्ति कहा जाता है कि सुनिए, फिर गुनिए, फिर धुनिए। मतलब पहले सुन लीजिए तो मतलब पहले पढ़ लीजिए, फिर गुनिए मतलब सोचिए, दिमाग में सोचिए कह क्या रहा है, फिर धुनिए, धुनिए मतलब उत्तर दे दीजिए। पहले पढ़िए, फिर सोचिए, फिर उत्तर दीजिए। ठीक है ना। इस तरह से कोई भी विकल्प आपका गलत नहीं होगा। देखिए, ग्रीनविच से गुजरने वाली जो 0 डिग्री देशांतर है ना मेरे भाई, उसी को ही हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है, बताइएगा आप लोग। प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र के बीच मुख्य अंतर क्या है? लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार की और राजतंत्र की, तो मुख्य अंतर ये होता है कि लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है अपने, जबकि राजतंत्र में राजा के पास ही सारी शक्ति होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे भेजते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, कि आप हमारे बिना पे जाइए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, आप जाके हमारी बात रखिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि, मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको। प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने वाली प्रसिद्ध नेता कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो मेरे भाई आप सभी जानते होंगे, नेशनल मंडेला जी। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, नेशनल मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष किया और 1994 में मेरे भाई वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। ये ध्यान रखिएगा, कब? 1994 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा।
कि प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। प्रारंभिक मानव जो थे सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो मेरे भाई सही उत्तर है, आप सभी जानते ही होंगे, विकल्प ए सही है, जंगली कुत्ता बनाया था पहले। मतलब प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है ना। कुत्ते का जंगली पूर्वज जो हुआ करता था उसे लोगों ने पालतू बनाया। तो सबसे पहला जानवर सबसे पहले पालतू जानवर कौन है, तो कुत्ता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि इनाम गांव पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव जो है पुरा स्थल वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे भाई सही उत्तर है भीमा नदी की सहायक एक नदी है घोड़ नदी, उस नदी के किनारे स्थित है इनाम गांव, विकल्प सी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़, ठीक है ना। साथियों ध्यान रखिएगा यह एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। कौन सा, इनाम गांव, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है, घोड़ नदी के किनारे। घोड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो भीमा नदी की, ठीक है ना। ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। मैं प्रयास करता हूं कि उन्हीं प्रश्नों को लाऊं जो कभी पूछे गए हों, पूछे जाने की संभावना हो, ठीक है ना। आप सभी देखेंगे जो सीटेट का नवीन पैटर्न है उसी पे मैं प्रश्न लेके आया हूं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं या आपने दिया है तो आपको ये मालूम है कि जो सीबीएसई है यह सीटेट का एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है ना। और सीटेट के एग्ज़ाम में सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी के हूबहू लाइन को उठा लेती है और प्रश्न कर देती है, फिर समझ में नहीं आता है कहाँ से आया है प्रश्न। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को कवर करें, आपके 40 नंबर निश्चित रूप से सफल मिलेंगे। यदि आप पेपर 2 में एसएसटी दिए हैं और आपने अगर एसएसटी को अच्छा कर दिया तो यकीन मानिए आप क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि भाषा 2 और भाषा 1 में आप कैसे आसान तरीके से एक ट्रिक के साथ भाषा 1 अगर आप पढ़े हैं तो भाषा 2 को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा, बाकी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख महाद्वीप हैं। बताइए, ये आपके ज्योग्राफी से लिए गए प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा हमारे पृथ्वी पर कुल 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, विकल्प सी सही हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें पृथ्वी पर कुल 7 प्रमुख महाद्वीप की, तो सबसे पहले आपके एशिया है। 7 महाद्वीपों में सबसे पहले एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर से आप इसको ध्यान रखेंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मेरे भाई ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको बताना है कि भारत का मानक याम्योत्तर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। जो भारत का मानक याम्योत्तर है वह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, विकल्प ए हमारा सही हो जाता है। और यह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है ना। और यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है मेरे भाई, यह भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से नैनी से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख और नियंत्रण का मुख्य दायित्व मुख्य दायित्व किसका होता है। मुख्य दायित्व किसका होता है, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख और नियंत्रण का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो मेरे भाई सही जो जवाब होगा वह होगा विकल्प बी, यानी ग्राम सभा का दायित्व होता है। साथियों, ग्राम सभा वह बैठक है जिसमें उस क्षेत्र के सभी वयस्क मताधिकार व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से है और मतदाता सूची में जिनका नाम है नहीं भी है, वो सभी शामिल होते हैं और यही पंचायत के कार्यों पर नज़र भी रखते हैं।
इसलिए विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ध्यान रखिए, हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर न्याय करने के लिए न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय कार्य करती है। विकल्प सी सही है मेरे भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विवाद सुलझाने के लिए न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय कार्य करते हैं, ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चल। प्रश्न है कि शिकारी खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे? बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें खाद्य संग्राहक की, शिकारी की, तो यह संसाधनों की तलाश में यानी भोजन, पानी और जानवरों का पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे, जिसे घुमंतू भी कहा गया। विकल्प ए सही है। खाद्य संग्राहक कहा गया, घुमंतू कहा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, किस दिनांक को होता है, ये आपको बताना है। क्या वो 21 जून है, 22 दिसंबर है, 21 मार्च है, 23 सितंबर है? मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 जून को। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिससे क्या होता है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका बहुत बेहतरीन है और आपको बताना है। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मनका और तौल और वाट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मनके, तौल और वाट पर, जिसे मानक भी कहा गया है कहीं कहीं। तो अब आपको बताना है, पहला कथन है कि पत्थरों, विशेष रूप से चर्ट नामक पत्थर से सटीक रूप से तराशे गए बाटों का प्रयोग कीमती वस्तुएं या धातुओं को तौलने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। और बाटों का यह निचला हिस्सा द्विआधारी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 128 तक, और ऊपरी हिस्सा दशमलव पद्धति के अनुसार था। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही कथन ऑप्शन नंबर पहला है, यानी विकल्प ए हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बांटों का जो निचला हिस्सा होता था वो द्विआधारी पद्धति पर आधारित था, लेकिन ऊपरी हिस्सा दशमलव पद्धति पर आधारित नहीं बल्कि द्विआधारी क्रम में ही आगे बढ़ता था, इसलिए दूसरा कथन गलत है हमारा। बात समझ में आ रहा है? ये दूसरा गलत है, पहला सही है। मैं फिर से बताऊं पहला क्यों सही है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो बाटों का निचला हिस्सा द्विआधारी पद्धति पर आधारित था, लेकिन ऊपरी हिस्सा दशमलव पद्धति पर आधारित नहीं था। किस पे आधारित था? ये द्विआधारी पद्धति के क्रम में आगे बढ़ने पर आधारित था, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 128 तक यह क्रम बढ़ता रहता था, ठीक है ना। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ करने के लिए पुरोहितों को समाज द्वारा किस रूप में पुरस्कार या दक्षिणा दी जाती थी? तो आप सभी जानते हैं कि उस समय गाय और दासी और दास के रूप में दक्षिणा दी जाती थी। विकल्प बी आपका सही है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है मेरे भाई कि महापाषाण काल में सवाधनों यानी कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें खड़ी करने का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या था? बताइए। तो देखिए मेरे भाई, महापाषाण काल में शव के पास यानी कब्रों में बड़े बड़े पत्थर और चट्टान रखने का जो मुख्य उद्देश्य था वो मृतकों की कब्रों को आसानी से पहचानने के लिए एक चिन्ह या स्मारक के रूप में होता था। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए, महापाषाण का मतलब ही होता है बड़े पत्थर। उसको खड़ा करने के लिए एक प्रथा थी। खड़ा करने की प्रथा इसलिए थी ताकि लोग दूर से ही अपने पूर्वजों की कब्रों को पहचान सकें और समय समय पर वहां आकर अनुष्ठान कर सकें, स्मरण कर सकें, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष उल्लेख किस बात का मिलता है? बताइए।
देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन और औजार और राइनोप्लास्टी यानी नाक की शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक वर्णन इसमें मिलता है सुश्रुत संहिता में। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा रचित एक शल्य चिकित्सा का प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा, प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी के कक्षीय समतल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह तल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय तल कहते हैं। दूसरा कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, हमारा दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाता है। ठीक है ना। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और अपने लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए दोनों कथन हमारा सत्य है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, प्रश्न ये है कि यदि ग्रीष्म अयनांत 21 जून के समय यदि ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सी स्थिति होती है, ये बताना है। कह रहा है कि यदि ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, ठीक है ना, तो ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे लंबा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सी स्थिति होती होगी। तो देखिए मेरे भाई, उस समय सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। बात समझ में आ रहा है ना। उस समय दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति होती है कि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि मानचित्रों में विषम स्केल का प्रयोग आमतौर पर किस कार्य के लिए किया जाता है मानचित्रों में। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें विषम स्केल की तो ये ध्यान रखिए, बहुत बड़े क्षेत्र जैसे महादेशों या देशों के कागज़ को दिखाने के लिए तो विकल्प बी सही है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, जैसे विश्व का मानचित्र दिखाना हो तो इस तरह के। चलिए आगे प्रश्न है मेरे भाई कि मानचित्र पर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVIP है ये प्रश्न, VVI है क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं कि मानचित्र पर भूरे रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, मानचित्र पर भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों और ऊंचाई वाले भूभागों को दिखाने के लिए भूरे रंग से इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। भूरे रंग से पर्वतों, पहाड़ों और उच्चावत क्षेत्रों को दिखाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी सही है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि सरकार के गठन और संचालन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मूल आधार क्या है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मूल आधार यह है कि जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के भेदभाव के बिना देश के सभी वयस्क नागरिक वोट देने का समान अधिकार प्राप्त करें और अपने प्रतिनिधि को चुन सके। विकल्प बी सही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संघर्ष और विवादों के समाधान के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या माना जाता है, बताइए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संघर्ष और विवाद के समाधान के लिए सबसे प्रमुख साधन क्या माना जाता है। तो मेरे भाई, कानून, संविधान और न्यायपालिका के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना। विकल्प बी सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण वहां के गैर श्वेत यानी अश्वेत लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, उन्हें श्वेत लोगों के इलाकों में रहने, बसने और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे अस्पताल, ट्रेन, बस का उपयोग करने की सख्त मनाही थी। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो देखिए, यह सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर चुनावी कर्मचारी जो पंचायत के बैठक और हिसाब किताब की जिम्मेदारी संभालता है। विकल्प सी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी समाप्ति के कारणों के संबंध में विद्वानों का क्या मत है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही है, यानी नदियों का सूखना, जंगलों का नष्ट होना, बाढ़ आना या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना जैसे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को बच्चों या वयस्कों की कब्र में किस प्रकार की अंतिम संस्कार की परंपरा के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही है, यानी शवों को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और कभी कभी बर्तन व खाने की चीजें साथ रखी जाती थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि ग्लोब पर खींची जाने वाली देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ग्लोब पर खींची जाने वाली देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। विकल्प बी सही है मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर एक रेखा खींची जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी आईएसटी ग्रीनविच मिनिमम टाइम यानी जीएमटी से कितना आगे है। तो आप सभी जानते हैं कि आईएसटी से जो जीएमटी है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, भारत का मानक यामी उत्तर 82.5 डिग्री पूरब है और जो ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि मानचित्र में दिखाई गई रूढ़ चिन्हों की भाषा कैसी होती है। मानचित्र में दिखाई गई रूढ़ चिन्हों की भाषा कैसी होती है। तो ये देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सार्वभौमिक भाषा होती है जिसे पूरी दुनिया समझ सके। विकल्प बी सही है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न ऐसे इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे प्रमुख और नियमित जरिया क्या है। तो सबसे प्रमुख और नियमित जरिया है वोटिंग, यानी नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव। ठीक है, विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन दो नदियों का सबसे महत्वपूर्ण और बार बार उल्लेख मिलता है। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में किन प्रमुख 2 नदियों का बार बार उल्लेख होता है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां व्यास और सतलज हैं। व्यास और सतलज का बार बार उल्लेख होता है मेरे भाई। विकल्प बी सही है। व्यास और सतलज यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी उल्लेख है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान रखिए मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता के दौरान गुजरात में स्थित लोथल नगर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मेरे भाई, यहाँ एक बंदरगाह मिला है जहाँ समुद्र के रास्ते से जहाज का आना जाना होता था और माल की अदला बदली यानी माल ले जाया और लाया जाता था। इसलिए विकल्प बी सही है मेरे भाई। लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी के पास स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प बी सही है। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।